Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We have already uploaded our first video, so firstly go through that. And I am very thankful to all the people who have supported us and subscribed our channel. So now, in today's class, we will look about the historical background of our India. So in 1600, Britishers came to India as traders and they formed East India Company here. And in 1765, they got the Diwani rights. दीवानी राइट्स का मतलब है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. इनको ये राइट्स बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में मिला. इसके बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उन्होंने बहुत से ऐसे रूल्स लाए इंडिया में जो कि इंडियंस को कभी भी मंजूर नहीं था. जैसे कि सब्सिडरी अलायंसेस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ज़मींदारी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा. सो इसके कारण इंडियंस के अंदर एक रिवॉल्ट का जो मन था वो हुआ. तो इन 1857 एक छोटा सा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं एंड पीजेंट रिवॉल्ट भी बोलते हैं. ये पहला वॉर था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया. हम इसमें सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन इस एक्ट के जरिए कुछ चेंजेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया. तो 1858 में आफ्टर द सिपाही म्यूटनी एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद डायरेक्टली उसको करना शुरू किया. सो फर्स्टली वी विल लुक इनटू द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773. 1773 से पहले क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता था कि इस रूल के जरिए वो चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. देयर वॉज नो रूल टू गाइड देम. और इसकी वजह से प्राइवेट ट्रेड्स जो थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी, करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी और रेवेन्यू जो है उसका भी लॉस बहुत ज़्यादा होता था. तो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 लाया गया. ये पहला स्टेप है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनीज के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा. इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे? इसमें क्या किया उन्होंने, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी एक अपर पोस्ट जो है वो डेजिग्नेट किया गया. दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो हमारा है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. और जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट्स बनाया गया. पहले क्या होता था, बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये जो तीनों गवर्नर्स थे, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये इंडिपेंडेंटली अपने 3 प्रेसिडेंसीज में अलग अलग से काम करते थे. लेकिन अभी क्या किया, इन सब को जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है एंड गवर्नर ऑफ मद्रास है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर एज अ सबऑर्डिनेट्स जो है वो लाया गया. और इसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो था वो एस्टैब्लिश हुआ और प्राइवेट ट्रेड था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया. इस एक्ट के अंदर एक और बड़ा काम किया, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो एक गवर्निंग बॉडी थे कंपनीज का. इसका मेन काम क्या था, जो भी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री जो भी इंडिया में होता था उसका जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाती थी, जिसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो ईस्ट इंडिया के ऊपर एक कंट्रोल जो था वो रख पाता था. सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. लेकिन इस एक्ट में कुछ कमियां थी. उन कमियों को दूर करने के लिए इसको अमेंड किया गया. अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया. इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है. इस एक्ट के अंदर क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है और उसका काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया.
यानी जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा, सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं लाया जाएगा। और इसके साथ साथ इसने एक्सेप्ट किया द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस, यानी अपने ऑफिशियल एक्शंस के लिए जो काउंसिल्स के जो मेंबर्स होंगे वो लीगली लायबल नहीं होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होंगे। इसके साथ साथ इसने एक्सक्लूड किया रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसने ये कहा गया कि जितने भी लॉ इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ट्रायल किए जाएंगे, जो भी डिफेंडेंट्स होंगे, उनको उनके जो पर्सनल लॉस है उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्राई किया जाएगा। लाइक अगर हिंदू है तो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और अगर मुस्लिम्स है तो मोहम्मदियन लॉ के अकॉर्डिंग को ट्राई किया जाएगा। इसने फाउंडेशन ले डाउन किया दैट जो प्रोविजनल कोर्ट्स है उनकी जो अपील्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर सीधा किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा। यानी जैसे अभी हम हाई कोर्ट में कुछ केस फाइल करते हैं, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन दिस केस अगर प्रोविजनल कोर्ट्स में हमें मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उसको कर सकते थे। इट विल बी वेंट टू दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और गवर्नर जनरल काउंसिल है वही जितने भी प्रोविजनल कोर्ट्स है काउंसिल से उनकी जितने भी रेगुलेशंस है वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो एक्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए। लाइक पहले हमने देखा था इन जो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 है उसके अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स को गवर्नमेंट ने यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको अलग किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि तुम लोग जो कमर्शियल अफेयर्स है उसको मैनेज करो, और एक नया बॉडी बनाया गया दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने का जो जिम्मा है वो सौंपा गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि आप लोग सुपरवाइज करोगे एंड डायरेक्ट करोगे ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो इस एक्ट के अंदर दो मेन चीज होती है। एक तो पहली बार कंपनी की टेरिटरी जो इंडिया में है उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का नाम दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मे बी आस्क्ड इन द यूपीएससी कि कौन से एक्ट के अंदर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया। सो दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और दूसरा मेजर स्टेप इसके अंदर जो लाया गया वो ये था कि कंपनी के अफेयर्स के ऊपर अभी पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1793। एक्ट ऑफ 1793 दो जो डिमांड्स थे उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके जो डिमांड्स को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया। तो डिमांड दो क्या क्या थी। एक तो उन्होंने बोला कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन्होंने बोला कि उनको ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए ओवर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। फॉर एग्जांपल अगर काउंसिल जो है उनका डिसीजन कुछ और है और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका डिसीजन कुछ और है, तो उन्होंने बोला गया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके डिसीजंस को ज़्यादा माना जाएगा, यानी उनको ओवरराइडिंग पावर्स दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला दैट ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ होता है वो पदवी भी उनको दिया जाना चाहिए। तो इस एक्ट के अंदर ये जो दो डिमांड्स की उनको फुलफिल किया गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये पहला चार्टर एक्ट है जो कि इंडिया में लाया गया। इसने क्या किया, जो ओवरराइडिंग पावर्स थी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी थी, उस ओवरराइडिंग पावर्स को एक्सटेंड किया और इसने गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दे दिया गया। यानी बॉम्बे और मद्रास के ऊपर जो उनका कंट्रोल था वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया अंडर दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने जो था जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको फर्दर 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि
सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में आके ट्रेड करेगा, कोई और ब्रिटिश कंपनी जो है वो इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकता। ये 20 ईयर्स के लिए उसने बढ़ा दिया था। और इसने ये भी कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, सॉरी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके जितने भी अमाउंट है, जितनी भी सैलरीज है, वो इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। सो दीज वर द मेन डिसीजंस टेकन अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। और जो चार्टर एक्ट है वो हर 20 साल के बाद आता है। सो पहला चार्टर एक्ट था वो है 1793 का। नाउ द सेकंड चार्टर एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके अंडर जो पहला काम किया गया वो ये था कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई, यानी कि इंडिया में अभी कोई और जो ब्रिटिश कंपनी है वो भी आके ट्रेड कर सकता था। लेकिन एक एग्जम्पशन दिया गया कि टी के ऊपर जो ट्रेड है और जो ट्रेड है चाइना के साथ वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स है, जो पॉलिटिकल पावर्स है, उसको फर्दर 20 साल के लिए और बढ़ाया गया। और इस एक्ट के अंडर जो क्रिश्चियन मिशनरीज के उनको भी अलाउ किया गया कि वो इधर आ सकते हैं और जो अपना प्रचार है वो कर सकते हैं, लोगों को एनलाइटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एक्ट में प्रोवाइड किया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में स्प्रेड होनी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेट कर सके। तो इस एक्ट के अंडर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी लाया गया। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन लाया गया कि आप लोग जो है वो इंडियन से टैक्सेस जो है वो वसूल कर सकते हो, और अगर जो टैक्स नहीं देता उसको आप पनिश भी कर सकते हो। तो टैक्सेस जो था इम्पोज ऑन द पर्सन्स, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये फाइनल स्टेप था ब्रिटिश इंडिया का फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसको सारे जो सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थे वो दिए गए। और इस एक्ट के अंदर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे कंट्री का जो पोजीशन है, पूरे जो कंट्री टेरिटोरियल पोजीशन है, वो एक गवर्नर जनरल के हाथ में सौंपा था। और इसने गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ जो मद्रास थे उनके लेजिस्लेटिव पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मीन्स उनके पास अभी कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होंगी। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे रिगार्डिंग द एंटायर इंडिया, दैट वुड बी इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस एंड द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। क्या था कि इससे पहले जितने भी जो एक्ट्स बने थे उनको रेगुलेशन का नाम दिया गया, और इसके बाद जितने भी एक्ट्स बने उनको एक्ट्स का नाम दे दिया गया। और इसमें मेन काम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी की जो एंटिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। यानी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गया। और ये भी बोला गया कि कंपनी के जो टेरिटरीज है इन इंडिया वो किन के नाम पे चलेगा, इन द नेम ऑफ इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। और इसने अटेम्प्ट किया गया, सिर्फ अटेम्प्ट किया था इस टाइम पे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन जो है वो रखा जाए, यानी कि एक ओपन कंपटीशन के जरिए सिविल सर्वेंट्स को इलेक्ट किया जाए और उसमें इंडियंस भी इंक्लूड हो। लेकिन इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने ओपोजिशन खड़ा किया, तो ये जो एक्ट था वो पास नहीं हो पाया। सो जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है, दैट इज द लास्ट चार्टर एक्ट, वो था 1853। इसके अंदर कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। इट प्रोवाइड्स फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू द काउंसिल। It established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as Indian Legislative Council. Indian Legislative Council या मिनी पार्लियामेंट भी इसके अंदर सेटअप किया गया, यानी कि 6 नए मेंबर्स को इसके अंदर लाया गया। इसे इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। हमने देखा 1833 में बात चली थी लेकिन वहाँ पे पास नहीं हो पाया था, बिकॉज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता।
लेकिन इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फाइनली ये पास हुआ और इसके लिए मकौले कमेटी जो है वो बिठाई गई। सो यू हैव टू रिमेंबर मकौले कमेटी किसके लिए था? मकौले कमेटी किसके लिए था? जो ओपन कंपटीशन था फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उसके रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशंस देने के लिए हमने मकौले कमेटी को बिठाया था। और इसने कंपनीज के रूल्स को एक्सटेंड तो किया लेकिन बताया नहीं कि कितने साल के लिए। तो इसका मतलब था, एक इंडिकेशन था कि यहीं से जो कंपनी का जो रूल है वो चेंज हो सकता है, पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले सकता है। ये एक इंडिकेशन था, क्योंकि पहले चार्टर एक्ट में उन्होंने बोला कि 20 ईयर्स के लिए हम बढ़ाते हैं, लेकिन इस चार्टर एक्ट में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव, कि जो लोकल है, इंडियंस है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए। इसके लिए ऑफ द न्यू 6 नेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल 4 मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द लोकल। कहते कि 6 नए मेंबर्स को इसमें लाने की बात की गई। उस 6 में से बोलते कि जो 4 मेंबर्स है वो इंडियंस होंगे। दे वर फ्रॉम दी लोकल गवर्नमेंट प्रोविजंस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इन सारे स्टेट से जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा। सो टुडे वी हैव read about the Charters Act, the Regulations Act, the Pitt's India Act. So today we will finish our class here and tomorrow we will further continue. ओके, तो जो आगे का जो इसके बाद क्या होता है, 1853 के बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता, उसके बाद हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, जिसके साथ कंपनीज का जो रूल है वो खत्म हो जाता है एंड ब्रिटिश क्राउन जो है वो पूरा का पूरा इंडिया पोजीशन ले लेता है। सो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक, और इसको कमेंट करना एंड इसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।